दोस्तों, एक बार आपका पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के टॉपिक में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास में आए प्रमुख विदेशी यात्री। इस अध्याय में हम भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्री और उनके यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। आप सोचेंगे और आप कहेंगे कि ये किस लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या उपयोगी है हमारे परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, ये जो यात्री हैं इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के जरिए तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया। तो इससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और इससे हम उनका इतिहास जानते हैं। तो इसलिए और इससे प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं क्योंकि ये इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों में एक हैं। इस टॉपिक में हम प्रमुख यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके संबंधित तथ्यों को। इससे एक दूसरा टॉपिक है, उसमें हम प्रमुख साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो इसमें हम शुरुआत में करेंगे जो प्रमुख हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेगस्थनीज के बारे में। मेगस्थनीज के बारे में आप सबने सुन रखा होगा कि यह यूनान का निवासी था और सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में से भेजा गया था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक भाषा में सेंड्रोकोटस कहा। क्या कहा? ये भी प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक भाषा में क्या कहा गया? सेंड्रोकोटस कहा गया। इसके बाद इसकी एक प्रमुख पुस्तक है इंडिका। इंडिका पुस्तक से हमें मौर्यकालीन भारत का विवरण मिलता है, यानी कि हमें मौर्यकालीन जो वंश था उसके बारे में हमें सोर्सेज मिलते हैं, उसके बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो इसने अपनी पुस्तक में जो प्रमुख बातें लिखी उनको हम देख लेते हैं। इसने अपनी पुस्तक में सती प्रथा का उल्लेख किया है। ठीक है, इसने सती प्रथा का उल्लेख किया है, लेकिन इसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। तो अगर प्रश्न बनता है कि क्या मेगस्थनीज की इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख है, तो आपका जवाब होगा नहीं, सती प्रथा का उल्लेख है, दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, जिसमें प्रथम जो थे वो दार्शनिक वर्ग था और अंतिम जो था वो पार्षद था। तो इस प्रकार से जो मेगस्थनीज के यात्रा वृत्तांत से जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो हमने आपके साथ साझा की। इसके बाद हम एक और प्रमुख यात्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है प्लिनी। प्लिनी जो है, यह प्लिनी जो है ये इसने लैटिन भाषा में एक नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी। अगर प्रश्न बनता है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब किसकी रचना है, तो इसका जवाब होगा प्लिनी प्रथम। और ये जो पुस्तक है वो इंडिका पुस्तक पर आधारित है। ठीक है, इसका जो आधार है वो इंडिका पुस्तिका है। इसने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया कि भारत में प्रतिवर्ष रोम से सोना आता था, भारी मात्रा में सोना आता था, और इसके लिए उसने खेद भी प्रकट किया। इसके बाद हम एक और जानेंगे, एक और यात्री के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ यात्री हैं जिनके बारे में हम क्रमशः हल्का हल्का पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। एक है ये इब्न खुर्दादब। ये जो हैं ये क्या थे? ये मध्यकालीन भारत में जो 16 महान अरब भूगोलवेत्ता थे उनमें से एक है, यानी एक महान भूगोलवेत्ता थे। और इसकी पुस्तक का नाम था किताबुल मशालिक अल ममालिक। किताबुल मशालिक अल ममालिक।
और इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। इसने 7 वर्गों में बांटा था। इसने ये भी बताया कि क्षत्रियों के 2 वर्ग थे। कितने क्षत्रियों को इसने 2 वर्गों में बांटा था। पहला वर्ग कौन था? पहले वर्ग में इसने क्षत्रियों का जो वर्ग बताया वह था सब कुप्रिया, और दूसरा वर्ग था कटारिया। सब कुप्रिया के जो क्षत्रिय थे वो राजा वर्ग से आते थे और ये योद्धा होते थे, और जो कटारिया क्षत्रिय होते थे उनके बारे में इसने बताया कि ये 3 प्याले से अधिक मदिरा नहीं पीते थे और पुत्रियों का विवाह ब्राह्मणों से करता था। इसके अलावा जो इसने जो वर्ग बताए, साथ में जो एक ब्राह्मण वर्ग बताया बैसुरिया जो वर्ग था वो वैश्य था और इसमें अधिकतर कारीगर और भृत्य होते थे। एक वर्ग इसने बताया सुधारिया, शूद्र कृषक वर्ग से संबंधित है। एक खंडालिया जिसे चंडाल कहते हैं, ये निकृष्ट निम्न कार्य करते थे जैसे कि दाह संस्कार इत्यादि ये करते थे। इसके बाद एक लहूद में खाना बदोश जातियों को इसने बताया, कहा कि इसमें नट तथा जादूगर आदि शामिल हैं। और इसने ये भी बताया कि उस समय भारत में अंतर जातीय विवाह, अनुलोम विवाह भी होते थे। तो हमें इब्न खुद्दार से उस समय के 864 ईस्वी के आसपास का 8वीं सदी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल जाता है। इसके बाद हम एक और यात्री के बारे में जो नीचे लिखा है सुलेमान नवी सदी में आया था, सुलेमान के बारे में पढ़ेंगे। जो सुलेमान था ये भी अरब का यात्री था। देखिए ये भी अरब का यात्री था। कहाँ का यात्री था? ये अरब का यात्री था। अरब का यात्री था। इसने जो अपना विवरण लिखा उसने इस समय जो संसार के 4 बड़े राजाओं को उल्लेख किया। ठीक है, इसने 4 बड़े राजाओं को उल्लेख किया, जिनमें से पहला था उसने बेबीलोन के बारे में बताया, दूसरा चीन के बारे में बताया, तीसरा यूनान के बारे में बताया, और चौथा जो था वो भारत से संबंधित था और इसने बलहर का उल्लेख किया। बलहर किसे कहते हैं? बलहर से हमें जानकारी मिलती है कि बलहर से बल्लभ राय यानी जो राष्ट्रकूट नरेश था और मंकीर से मान्यखेत का बोध होता है। ये कहता है कि सभी राजा जो उस समय भारत के थे वो बलहर के सामने शीश झुकाते थे, यानी कि इस समय बहुत ही ज्यादा बलहर का प्रभाव था। सुलेमान ने पाल राजाओं को रहमी कहा। उस समय पाल राजा भी थे, उसने पाल राजाओं को रहमी कहा। सुलेमान ने बंगाल के मलमल की प्रशंसा की, जिसका एक थान अंगूठी के छेद से निकल जाता था। सुलेमान ने सती प्रथा का भी उल्लेख किया और इसने ये भी बताया कि राष्ट्रकूट राजाओं की मुद्राओं पर तिथियां अंकित होती थी। तो हमें ये भी पता चल गया कि उस समय राष्ट्रकूट राजाओं की जो मुद्राएं होती थी उसमें तिथियां अंकित होती थी। ठीक है, जो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं अल बिलादरी के बारे में। अल बिलादरी ने एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कुतुहुल बुल्दान। इसको नोट कर लीजिएगा कि अल बिलादरी ने कुतुहुल बुल्दान नामक ग्रंथ लिखा और इसके विवरण से हमें शुद्धि आंदोलन की पुष्टि होती है। उस समय शुद्धि आंदोलन चल रहा था, देवल द्वारा प्रतिपादित है ये जो, और उसका उल्लेख हमें पता चलता है। और इसके अल बिलादरी से यात्रा वृत्तांत से हमें ये भी पता चलता है कि इसने अरबों को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था, यानी अरबों को नागभट्ट एक राजा था उसने पराजित किया था। और ग्वालियर अभिलेख में भी उल्लेख हमें मिलता है कि नागभट्ट ने मिलेच्छ सेनाओं का दमन किया था और मिलेच्छ सेनाओं का आशय आप जानते हैं किससे था। इसके बाद एक हम
अलग एक और भी पढ़ने जा रहे हैं एक यात्री के बारे में, अल मसूदी। अल मसूदी जो 888 से 957 तक रहा जीवित शायद। यह जो अरब यात्री था, ये भी एक अरब यात्री था, और यह जो प्रतिहार शासक महिपाल के काल में भारत आया। ठीक है, ये किस राजा के शासनकाल में और किस वंश का शासक था? प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के काल में ये भारत आए। तो आप लिख लीजिए, अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल के काल में भारत आया। और इसने जो अपना विवरण लिखा उसका नाम है मुरुज उल जहान। मुरुज उल जहान लिख लीजिएगा, मुरुज उल जहान। मैं रिपीट कर रहा हूं। इसने बंडर का उल्लेख किया है जो कन्नौज का शासक था। इसके अनुसार पाल नरेश के पास 50 लाख सेना थी। तो हमने अल मसूदी के बारे में जान लिया कि और इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है। इसके बाद हम एक और यात्री के बारे में पढ़ेंगे, अल इंद्रिसी। अल इंद्रिसी ने एक नूज हजुल मुश्ताक नामक ग्रंथ लिखा। नूज हजुल मुश्ताक नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने राष्ट्रकूट नरेश से अपनी प्रजा से भारी कर वसूलने का उल्लेख किया। यानी कि राष्ट्रकूट नरेश था जो अपनी प्रजा से भारी कर वसूलता था। इसका उल्लेख हमें मिला नुजहुल मुश्ताक नामक ग्रंथ से, जिसकी रचना अल इंद्रिसी ने 11वीं शताब्दी में की थी। ये इसने मूर्ति पूजा का भी वर्णन किया है। इसने कहा कि लोग पाषाण कंडों पर पूजा करते थे और घी और तेल भी चढ़ाते थे। ठीक है, हमने इसके बारे में भी जान लिया जो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक और नीचे पढ़ने जा रहे हैं जो स्लाइड में देखिए लिखा है, अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में हमने पिछली वीडियो में अल बरूनी, इब्न बतूता और अमीर खुसरो के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, भारत के मध्यकालीन भारत के त्रिस्तंभ के बारे में, ट्राइपिलर्स वाले टॉपिक में। तो आप अल बरूनी के बारे में उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है चाओजुकुआ। चाओजुकुआ के बारे में जानते हैं। ये एक चीनी यात्री था। ठीक है, चाओजुकुआ क्या था? एक चीनी यात्री था और यह 12वीं से 13वीं शताब्दी के चीनी और अरब व्यापार के संबंधों में इसने अपनी पुस्तक चुआन वी, इसकी पुस्तक का नाम है चुआन वी नामक पुस्तक में बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। इस पुस्तक से हमें दक्षिण भारत और चीन के व्यापारिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो हमने अभी चाओजुकुआ के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम एक और पढ़ेंगे जो अगला हमारा जो यात्री है, स्ट्रैबो के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रैबो जो था ये यूनानी यात्री था, यूनान से आया था और इसने बताया कि मौर्य काल में नावों का निर्माण होता था और नावों के निर्माण कार्य में मौर्य के जो शासक थे उनका एकाधिकार था, मतलब कि एकाधिकार था इनका। इसके बाद टॉलमिया धोती के बारे में जानते हैं। ये भी यूनान से था और ये भूगोलविद्ता था। ठीक है, कौन सा था? अगर पूछ लेंगे क्या था, टॉलमिया धोती किससे संबंधित है? कहानीकार, भूगोलविद्या इत्यादि जो भी है, तो आप भूगोलविद्ता लगाएंगे। और ये यूनान देश का निवासी था और इसने 2वीं शताब्दी में भारत के भूगोल का वर्णन किया है। ठीक, इसने भारत के भूगोल का वर्णन किया है। इसके बाद एक और प्रमुख शासक जिससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, फाहियान। फाहियान के बारे में देखते हैं। फाहियान के जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, ये मिस्टर फाहियान है, इनकी हाइट है ये मिस्टर फाहियान। जो इनका जो वास्तविक नाम था, ओरिजिनल नाम था, इनका नाम सेही था और चीन देश के निवासी थे, आपको पता ही है। फाहियान का जो यात्रा विवरण है उसे फो कुओची कहते हैं, मतलब उसका नाम फो कुओची है, फो कुओची। और
इसमें बौद्ध साम्राज्यों का रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान भारतीय बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है कि प्रथम शताब्दी में भारतीय बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ये 399 ईस्वी के आसपास भारत आया था। उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, और इसने भारतीय तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन भी किया। एक बात याद रखिएगा कि इसने सामाजिक और धार्मिक और इससे राजनीतिक स्थिति का वर्णन का पता नहीं चलता है। मेगस्थनीज फाहियान ने जो वर्णन किया है उसमें भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में तो पता चलता है, लेकिन राजनीतिक स्थिति का वर्णन उसने नहीं किया है। और इसने बताया कि वस्तु विनिमय का जो होता था वो कौड़ियों के माध्यम से होता था, यानी व्यापार जो था वस्तु विनिमय वो कौड़ियों के माध्यम से होता था। और यह भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था, ऐसा माना जाता है। भारत आने वाला ये प्रथम चीनी यात्री था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है। ठीक है, अगला जो है यात्री, उसके बारे में हम जानते हैं। ह्वेनसांग जो है वो राजा हर्षवर्धन के समय भारत आता है और ये भी चीन देश का निवासी था। इसने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा। प्रश्न बनता है हर्षवर्धन को शीलादित्य किसने कहा? ऑप्शन दे देगा ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग इत्यादि। तो इसका जवाब होता है हर्षवर्धन को शीलादित्य ह्वेनसांग ने कहा। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। जो इनका यात्रा विवरण है उसका नाम सीयूकी है और इसमें उसने उल्लेख किया है। इसने नालंदा जाकर योग शास्त्र का अध्ययन भी किया। कन्नौज की धर्म सभा में अध्यक्षता भी इसने की और यह प्रयाग में हर्ष द्वारा आयोजित उत्सव में भाग भी लेता था। ठीक है, आप ये जो चीनी यात्री हैं इनके थोड़ा सन याद कर लीजिएगा, आने का क्रम याद कर लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न बन जाता है, इनके क्रमों को, इनके आने के जो साल हैं उनके आधार पर भी प्रश्न बन जाता है। फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और एक दो जो बताया मैंने चाउ जुकुआ इत्यादि, इनके बारे में दे देता है और इन्हें बताता है कि इनको क्रम से लगाइए कि बढ़ते हुए इनके आने के क्रम पे कि पहले कौन आया इसके बाद कौन आया। तो आप इनके जो सन है, ईस्वी है, ये जो इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ऐसे प्रश्न अधिकतर राज्य लोक सेवा आयोग में तो आ ही जाते हैं। इसके बाद जो हम यात्री के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इत्सिंग। ठीक, इत्सिंग भी चीनी यात्री था और इस बौद्ध धर्म के उपदेश ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथाएं। इसमें समकालीन जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इत्सिंग अपने साथ सुत्त, विनय एवं अभिधम्म पिटकों की लगभग 400 प्रतियां साथ वापस चीन ले गया। ठीक है, तो दोस्तों अब तक जो हमने यात्री पढ़े उनमें से अधिकांश जो थे यूनान के थे, आपने गेस किया होगा, अरब से थे और चीन से थे। अभी अंग्रेज और इटली के यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे अभी जब उनका आगमन होगा। अभी तो सिर्फ हमने अरब, चीन और यूनानियों के बारे में ही पढ़ा है। अभी हम यूरोपीय यात्रियों के बारे में भी पढ़ेंगे।
चलिए हम एक अगला जो यात्री है उसके बारे में जान लेते हैं, जो और उसके संबंधित तथ्यों को जानते हैं। उसका नाम है मार्को पोलो। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये मार्को पोलो आपको दिख रहा होगा। ये इटली का था, इटली के वेनिस शहर का। और इसे जो कहा जाता है, इसे मध्यकालीन भारतीय यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। मध्यकालीन भारतीय यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहा गया है। और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? फेनसोंग को कहा गया है। इसने जो मार्को पोलो था, इसने दक्षिण भारत का भी भ्रमण किया। और उस समय जो पांड्य वंश के शासक कौन थे? मारवर्मन कुलशेखर। ठीक है, उस समय दक्षिण भारत के शासनकाल में पांड्य वंश का शासक मारवर्मन कुलशेखर था। इसने बताया कि पांड्यराज जो क्या मालाबार तट में जो मालाबार था वो मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसके लिए था, मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसने काकातीय वंश के बारे में जानकारी दी। और इसने जो यात्रा वृत्तांत है, उसका नाम है सर मार्को पोलो की पुस्तक। उसमें भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा आप कि ये कहाँ का था, किसके शासनकाल में दक्षिण भारत में पहुंचा, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था, ये प्रश्न है। इसके बाद हम एक और पढ़ते हैं जो प्रमुख यात्री हैं, इब्न बतूता। इसका नाम शेख फकह अबू अब्दुल्ला था। इसके बारे में जैसे हमने अलबरूनी के साथ ही पढ़ लिया था, आप उस टॉपिक में जाकर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, इसके बाद हम जो अगले जो पढ़ेंगे, ठीक, अब हम निकोलस कॉन्टी के बारे में पढ़ेंगे। निकोलस कॉन्टी था, ये जो अब हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं, इनके जो अधिकतर जो यात्री हैं, ये हमें विजयनगर साम्राज्य में विजिट करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनके भी क्रम याद कर लीजिएगा। और इनसे संबंधित शासनकाल, किस राजा का शासनकाल था, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे प्रश्न बनता है, आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए निकोलस कॉन्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक इटालियन था, बिल्कुल इटालवी यात्री था, और विजयनगर आने वाला ये सबसे पहले इटालवी यात्री था। इस जो विजयनगर आया, उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देवराय प्रथम। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर पहुंचा। इसने लिखा कि नगर का घेरा 60 मील होता था और इसकी दीवारें पहाड़ों तक होती थी और नीचे की घाटियों को घेरे होती थी। ठीक है, निकोलस कॉन्टी के बारे में इसका सन याद कर लीजिए। 1420 के आसपास आया था, विजयनगर की यात्रा की। और विजयनगर का उस समय राजा कौन था? देवराय प्रथम। और ये पहला इटालवी यात्री था, तो आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद जो हम एक और जो यात्री के बारे में बात करेंगे, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक फारसी था और इसने भी विजयनगर की यात्रा की। और उस समय 1443 के आसपास विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। इसने विजयनगर को संपूर्ण विश्व में सबसे सुंदर बताया है। तो इसका जो शासनकाल जिसका था, इसको याद कर लीजिएगा कि अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर पहुंचा। निकोलस कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में पहुंचा। मिलान करने के प्रश्नों में जरूर आ जाता है। इसके बाद हम एक और यात्री के बारे में जानेंगे, वो है दुआते बारबोसा। दुआते बारबोसा ये जो हैं, ये पुर्तगाली थे, मतलब पुर्तगाल देश के निवासी थे। ये 1500 के आसपास भारत आए और इन्होंने 1500 से 1516 ईस्वी तक पुर्तगाली अधिकारी के रूप में कार्य किया। इन्होंने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के द्विभाषीय के रूप में भी काम किया। इसने कृष्णदेव राय के शासनकाल में
विजयनगर की यात्रा की। इतने मतलब इसके समय विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। ये बताता है, इसने बारबोसा ने गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा को विष पुरुष की संज्ञा दी है और कहा है कि इसके शरीर पर मक्खी बैठते ही वो मर जाती थी। ठीक है, तो दुराते बारबोसा पुर्तगाली था। ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की और ये प्रारंभ में पुर्तगाली अधिकारी के रूप में किसने कार्य किया, ये हमने जान लिया। ठीक है, अब जो अगले हमारे जो यात्री हैं जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है लुडोविको दी वार्थेमा। लुडोविको दी वार्थेमा यह सिपाही था और पुर्तगाली यात्री था। इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसमें उसका नाम है लुडोविका दी वार्थेमा और उसने इसमें गोवा और कालीकट के स्थित बंदरगाहों का विवरण दिया है। ठीक दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि अभी कि कोई भी अंग्रेज का आगमन नहीं हुआ है। तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय जो थे उनमें पुर्तगाली स्पेनिश लोग जो पहले आए, क्योंकि ये कंट्री जो थी ये पूर्वी यूरोप में पड़ती थी और ये इनका जो मार्ग था ये एशिया से पहले जुड़ते थे। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, देखते हैं अगली स्लाइड में कौन है जी, पर देखते हैं। जो अगला यात्री है उसका नाम है डोमिंगो पायस। ठीक, डोमिंगो पायस जो था ये पुर्तगाली यात्री था और यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। ठीक, ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। इसकी जो पुस्तक का नाम है डोमिंगो पायस की कथा। डोमिंगो पायस की कथा के लेखक कौन है? डोमिंगो पायस। अब बात करते हैं, अब यहाँ से कुछ इसके बाद हम कुछ अंग्रेज यात्रियों के बारे में जानते हैं। एक है जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फादर एंथोनी मोंसेराट। फादर एंथोनी मोंसेराट, और ये अकबर के शासनकाल में आए थे। आप जानते हो उस समय अकबर का शासनकाल था 1578 में। और ये फादर इक्वाविवा के साथ भारत आए थे और फादर इक्वाविवा उस समय शहजादा मुराद के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसने बालनई संप्रदाय का उल्लेख किया। इसने बालनई संप्रदाय के बारे में बताया। और इसने सती प्रथा का भी उल्लेख किया। इसने बताया कि अगर सती प्रथा जो का उल्लेख उस समय प्रचलन में था और स्त्रियों को जलन न हो इसलिए उन्हें नशे की गोली खिलाई जाती थी, इसके बाद वो सती होती थी। इसने होली और मुहर्रम के त्योहारों का भी वर्णन किया है। होली और मुहर्रम के त्योहारों का भी वर्णन किया है। अगला जो हमारे सामने है जो यात्री है वो है रॉल्फ विंच। रॉल्फ विंच भी अकबर के शासनकाल में आया था। इसमें जो हम आगे की स्लाइड में जो यात्री हैं उसमें अधिकांशतः अकबर के शासनकाल में ही आए थे। इसमें जो बचे यात्री हैं वो अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, शाहजहां के समय में ही आए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हम 17वीं 18वीं शताब्दी की ओर 17वीं शताब्दी तक बढ़ जाएंगे। ये जो रॉल्फ विंच था ये पहला अंग्रेज यात्री था जिसने भारतीयों के रहन सहन व वेशभूषा के और रीति रिवाजों के बारे में उल्लेख किया है। और इस जो ये जो यात्री था इसने जो पहला यात्री था जो मतलब पहला अंग्रेज व्यापारी था जो फतेहपुर सीकरी व आगरा की यात्रा इसने की। इसने रॉल्फ फिंच ने बाल विवाह का भी उल्लेख किया है, तो हमें बाल विवाह की भी जानकारी मिलती है।
इसने बताया कि जो सती थी वो जबरदस्ती नहीं होता था, केवल उनका सिर मुंडवा दिया जाता था। इसने फतेहपुर सीकरी व आगरा को लंदन से भी बड़ा बताया। आपको मैंने अभी बताया कि इसने बाल विवाह का भी वर्णन किया है और कहता है कि मैंने एक स्वयं बाल विवाह बुरहानपुर नामक जगह में देखा था। इसके बाद हम एक और यात्री के बारे में पढ़ेंगे, जॉन मिडेल हॉल। जॉन मिडेल हॉल जो थे ये 1591 के आसपास भारत में आए, अकबर के समय पर ही आए और ये एलिजाबेथ के दूत के रूप में अकबर और जहांगीर के शासनकाल में 2 बार भारत आए, यानी एक बार अकबर के शासनकाल में भी आए और एक बार जहांगीर के शासनकाल में भी भारत आए। ये एक बहुत ही कनिंग टाइप का था, धूर्त व्यापारी था और 1591 में इसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की, परंतु ये फरमान प्राप्त नहीं कर सका।